चल बेटा जमूरे, दिखा दे तू अपना जौहर। कहकर छित्ती ने अपनी घिसी अध टूटी चमरौंधा नुमा चप्पलें उतारकर हाथ में उठा ली और दबे पांव दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया। कोठी के दूसरे छोर पर बने फाटक पर तेज प्रकाश था। वहीं स्टूल पर बैठा चौकीदार चंदू हथेली पर खैनी तैयार कर रहा था। उसने छित्ती को देखा, हाथ के इशारे से कहा घुस जाओ और फिर खैनी में डूब गया। छित्ती चप्पलें बगल में दबाए हुए ही जीना चढ़ गया। छत पर बने इकलौते कमरे की चाबी जेब से निकाली, बिना आवाज दरवाजा खोला और धीरे से चोर की तरह अंदर घुस गया। तब कहीं उसकी सांस काबू में आ पाई थी। उफ, ये बसेरा भी कभी कभी तो आतंकित ही कर देता है। वाजपेयी जी देख लेते तो खटिया खड़ी कर देते। यह समय है घर आने का। वह अपनी झूला बन गई बान की खटिया पर बैठते हुए बड़बड़ाया, फिर एकदम से पसर गया। सोचने लगा, गांव छोड़े 3 साल हो गए, माँ का मुंह नहीं देखा। साले देखेगा किस मुंह से। छित्ती ने मन ही मन अपने आप से कहा। हर महीने झूठे आश्वासन देता है कि इस बार 100 ही रुपए भेज पा रहा हूँ, गृहस्थी का सामान खरीद लिया, कुछ उसमें पैसा खर्च हो गया, अगले महीने अच्छी रकम भेजूंगा। और यह अच्छी रकम खींच तान कर कभी 200 भी नहीं बन पाई। माँ अकेली जान किसी तरह गुजारा कर ही लेती है। 2-4 खेत हैं, कुछ उनका सहारा है, पर माँ से आंख मिलाने का साहस नहीं होता। उन आंखों में आशाओं के दिए टिमटिमाते हैं, वह उजाला सहा नहीं जाता। छित्ती दबाव से छूटे स्प्रिंग सा उछलकर बैठ गया। एक दृष्टि अपने पूरे घर पर डाली। मकड़ियों के जाले पूरी छत पर लटक रहे थे। पूर्वी दीवार पर बनी अलमारी में धूल ही धूल भरी थी। जो 2-4 आकृतियाँ थीं भी, वे क्या चीज हो सकती हैं बताना सरल नहीं था। वे सब की सब मिट्टी की बनी हुई लग रही थीं। फर्श पर तीसरे-चौथे दिन कभी झाड़ू लगा ही देता छित्ती, पर दाएं बाएं देखने का खतरा कभी न उठाता। खटिया पर दरी बिछाई, चादर ओढ़ी, सो गए। रात कट गई। सुबह स्टोव में पंप मारा, चाय बनाई, 2-4 ब्रेड स्लाइस ठूसी और ताला मारकर चल दिए। बस इतना ही रिश्ता है उसका इस बसेरे से। उसका दरवाजा पश्चिम की ओर खुलता है, जिधर कोठी का पिछला भाग है, जहाँ प्रायः सन्नाटा ही रहता है। उत्तर की ओर एक खिड़की है। खिड़की पर खड़ा होकर वह अक्सर बाहर देखता रहता है। उधर वाला घर एकदम उजाड़ है। चारों तरफ उसे झाड़ झंकार, लंबी लंबी घासें, जिनके बीच अमरूद लीची के कुछ बूढ़े पेड़ आधे छिपे छिपे रहते। जब छित्ती इस कमरे में नया आया था तो उसे बड़ा अटपटा लगा था कि शहर में भी कोई इतना वीरान घर हो सकता है। चंदू चौकीदार से वह कभी कभी बोल बतिया लेता था। बाकी घर के लोगों से तो बात करते छित्ती की घिग्गी ही बन जाती। एक दिन घर में कोई नहीं था। चंदू थोड़ी देर के लिए उसके कमरे में आ गया था। वह उस दिन भी इसी तरह खिड़की पर खड़ा था। क्या देख रहे हैं भाई साहब? चंदू जब छित्ती को भाई साहब कहता तो उसे लगता चंदू मजाक बनाता है उसकी दीन दुर्बल काया की। अपने कसे गठे शरीर पर नाज है न चंदू को। यह घर इतना उजाड़ क्यों पड़ा है? छित्ती ने चंदू से सीधे प्रश्न किया था। ज्यादा तो मुझे पता नहीं भाई साहब, पर सुना है कि जिन साहब मेम साहब ने यह घर खरीदा था, उनकी कार एक ट्रक की चपेट में आ गई थी। उनके पीछे उनकी एक बिटिया छूट गई थी जो ज्यादातर बीमार ही रहती है। इस भुतहा घर में अकेली रहती है? पूछते पूछते छित्ती सिहर गया और रोकते रोकते भी चंदू के चेहरे पर व्यंग्यात्मक चमक उभर ही आई थी। तुरंत ही अपने को सामान्य बनाकर बोला, हाँ रहती तो अकेली है, पर जवान लड़की को पूछने वालों की क्या कमी है। वैसे कोई चोर उचक्का न घुस जाए, इसका ध्यान तो मैं भी रखता हूँ। उस फाटक पर भी बराबर नजर रखता हूँ। चंदू अपने पौरुष का झंडा गाड़ कर चला गया था। छित्ती उस अकेली लड़की के बारे में तरह तरह की अस्पष्ट अधूरी सी कल्पनाएं करता रह गया था। फिर एक दिन यहीं खिड़की पर खड़े होकर ही छित्ती ने उसे देखा था। मध्यम कद की वह दुबली सी आकृति लड़की तो बिल्कुल नहीं लगती थी। उसके सर पर उलझे से बालों का कसा हुआ जूड़ा था। जैसा कि निम्न मध्य वर्ग की 3-3, 4-4 बच्चों की माओं का कामकाज करते हुए दिखाई देता है, वैसा ही अस्त व्यस्त अधमैला सवेश था। कंधे झुके हुए थे और चेहरे पर सख्त सी रूखाई फैली थी। वह टहलते टहलते झाड़ झंकार के बीच जमीन पर पालथी मारकर निर्भय बैठ गई थी और पास ही उगाए नीम के पौधे से टहनी तोड़कर चबा चबा कर दातून करने लगी थी। छित्ती उसे चंदू के बताए अनुसार लड़की देखने का प्रयास कर रहा था, पर वह हर तरफ से एक फूहड़ सी अपने व्यक्तित्व के प्रति लापरवाह घरेलू औरत ही लग रही थी उसे। फिर अपने ऊपर खींच आई थी। बड़ा साला दिव्य लोक में रहकर आ रहा है, धोबी का गधा। कुछ महीने पहले शहर में कर्फ्यू लगा था। छित्ती को अपने घर में रहना पड़ा।
इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि इस गर्द भरी कोठरी में पूरा दिन टूटी सी खटिया पर करवटें बदलते कटे। नहाया, कपड़े धोए, नाखून काटे, आधी कच्ची और आधी जली हुई खिचड़ी पकाई खाई, पर दिन नहीं कट पाया। नीचे कोठी खाली थी। वाजपेयी जी सपरिवार मंसूरी गए थे। सन्नाटे को चीरती एक कराह बार बार छित्ती के कानों में उतर जाती थी। आखिर उससे रहा न गया। वह लंबी लंबी घास के बीच लंबे लंबे डग भरता चला गया और उस वीरान घर का दरवाजा खटखटाने लगा। कौन है? वही कराह भरी आवाज थी। मैं छित्ती, क्षितिज, वाजपेयी जी की छत पर रहता हूँ। अच्छा, आ जाओ। उसी ने दरवाजा खोला था और दोहरी सी होती लड़खड़ाते हुए धूल अटे दीवान पर बैठ गई। उसकी सांस फूल रही थी। आंखें दर्द से छुटकारा पाने के लिए ही शायद गोल गोल चक्कर खा रही थी। आपके कराहने की आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी। सोचा पूछ लूं, क्या हुआ है आपको? उसने बैठने का इशारा किया। छित्ती बैठ गया। सर दर्द से फटा जा रहा है। आज मरी कोई गोली भी पास में नहीं है। बाम भी खत्म हो गया है। वह जो किसी तरह अपने आप को समेट कर बैठी थी, दीवान पर बिखर गई। छित्ती ने उस दिन शायद अपने जीवन का सबसे बड़ा परोपकार और सबसे बड़ा पुरुषार्थ किया था। वह कई गलियों मोड़ों से गुजरते हुए गया और दर्द निवारक 1-2 नहीं पूरी 10 गोलियां लेकर लौटा। उसे 2 गोली खिलाकर वह लौटने की सोचने लगा, पर अपने घर की धूल गर्द से इस घर की धूल गर्द उसे कहीं अधिक अच्छी लगी। शायद इसलिए कि यहाँ बेतरतीब बिनसौरी ही सही हरियाली तो थी। उसे दर्द से राहत मिलने लगी तो उसने छित्ती से पूछा, क्या नाम बताया था तुमने अपना? कभी मेरे पिताजी ने क्षितिज रखा था। माँ ने उसे अपनी सुविधा के लिए छित्ती बना दिया। पढ़े लिखे लगते हो। कहाँ के रहने वाले हो? सूरजपुरवा का, जहाँ के वाजपेयी जी हैं। वहीं गांव से हाई स्कूल किया। पिताजी का देहांत हो गया तो छोटे मोटे कई धंधे पकड़े, कहीं भी जम नहीं पाया। पढ़ाई तो प्राइवेट बीए तक कर ली। 3 साल पहले गांव से आया था। काम की खोज में वाजपेयी जी के पास गया था। पिताजी के नाम से उन्होंने पहचान लिया, ठौर दे दिया, थोड़ा बहुत काम भी दिला देते हैं। तभी दरवाजे पर एक मोटा अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो डॉक्टर लग रहा था दिखाई दिया। वह उछलकर बैठ गई। अरे, आपको किसने बुलाया? किसी ने नहीं बुलाया, हम खुद आए हैं आपका हाल जानने। बोलने का अंदाज खासा रोमांटिक था। मैं चलूं? छित्ती उठने लगा। बैठो अभी, वह जल्दी से बोली। स्वर में आदेश था, अधिकार था। छित्ती कुर्सी से चिपक गया। डॉक्टर ने एक तीखी दृष्टि छित्ती पर डाली, फिर मेज पर रखी दवाइयों की ओर इशारा करके कहा, ये सब ज्यों की त्यों रखी हैं, खाई क्यों नहीं? वह चुप बैठी थी। डॉक्टर कभी खींचता, कभी प्यार से समझाता, कभी अधिकार पूर्वक डांटता। वह चिकने घड़े सी अप्रभावित बैठी रही। 10 मिनट बाद डॉक्टर चला गया। वह धीरे से लेट गई। कैसे कैसे ही तैशी है मेरे, देखते हो छित्ती। मैं क्या जानूं कौन सी दवा मेरे लिए विष हो जाए। सब स्वार्थी हैं, मतलबी। हाल पूछने का तो बहाना है बस। कल के मरते को आज मार डालने का षड्यंत्र। आप किसी रिश्तेदार को अपने साथ क्यों नहीं रख लेती? तुम क्या सोचते हो मेरे रिश्तेदार हाल पूछने नहीं आते? वे तो बार बार आते हैं यह देखने की मरी या नहीं। मर जाए तो चील कौओं की तरह टूट पड़े इस घर पर। उस दिन छित्ती बड़े भारी मन से लौटा था वहाँ से। अपने दिल दिमाग से उसकी तस्वीर हटा नहीं पा रहा था। अपने आप से ही पूछ बैठा, क्यों बेटा इतना सुमिरन क्यों हो रहा है उसका आखिर? सहानुभूति से। सहानुभूति में सुमिरन होता है? वह आप ही हंस पड़ा। कहीं कुछ हो तो नहीं गया तुझे प्यार व्यार? तो साले, मस्खरी भी तो कुछ ख्याल रखकर किया कर। कहाँ वह कहाँ मैं। अबे जा, प्यार में क्या अमीर क्या गरीब। ऐसे में तो कहानी और भी रोमांचक बनती है, और रोमांटिक भी तो। बदतमीज। उसने अपने ही गाल पर थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद छित्ती कभी कभी वहाँ कुशल पूछने चला जाता था, पर शीघ्र ही लौट आता। जाने कैसे अपराध बोध और असुविधा बोध मन के अंदर उगने लगते और वह अधिक देर तक वहाँ टिक न पाता। कभी कभी छित्ती खिड़की पर खड़ा होता और वह दिख जाती तो छित्ती के हाथ जुड़ जाते। बस वह मुस्कुरा देती, एक बेबस अधमरी सी मुस्कान। कभी कभी छित्ती उसके छोटे मोटे कुछ काम कर देता जब वह बीमार होकर मदद मांगती। आज सुबह भी उसकी कराह सुनाई दी थी। छित्ती वहाँ गया तो वह बुखार से तप रही थी। छित्ती दवा देकर आया था। अब पता नहीं कैसी हो। वह खिड़की के पास खड़ा सोच रहा था। विद्युत प्रकाश अंधेरे का गला दबोचे बैठा था। छित्ती ने सोचा सोने से पहले एक बार पूछ लूं तबीयत कैसी है। चंदू की नजर बचाकर वह दीवार फांद गया। उसे बहुत तेज बुखार था। चेहरा सुर्ख हो रहा था। दीवान पर अर्धमूर्छित सी पड़ी थी वह। उसने छित्ती को इशारा किया, अलमारी में दवा है। छित्ती ने दवा निकाली।
रसोई से पानी लाया, उसे सहारा देकर बिठाया, दवा खिलाई, पानी पिलाया और धीरे से लिटा दिया। वह बैठा ही था कि बिजली ने आंख मूंद ली। छित्ती ने कोने वाली मेज पर रखी मोमबत्ती और माचिस देखी थी। टटोल कर उसने मोमबत्ती जलाई और बैठ गया। थोड़ी देर में वह कुछ स्वस्थ हुई तो बोली, छित्ती 2 कप चाय बना सकते हो? छित्ती ने सिर हिलाया और रसोई में चाय बनाने चला गया। वह चाय बना ही रहा था कि हल्की सी धप की आवाज हुई। वह मुड़ा तो सर से पैर तक थर्रा उठा। एक नकाबपोश चमचमाता चाकू लिए खिड़की से कूदा था और दीवार की ओर बढ़ रहा था। छित्ती बच निकलने के लिए रास्ता खोजने लगा। वही खिड़की, हाँ वही ग्रिल उखड़ी खिड़की जहाँ से चाकू वाला उतरा। उसने छित्ती को नहीं देखा था। छित्ती की ओर उसकी पीठ थी। छित्ती अपने धड़धड़ाते दिल को संभालता उस खिड़की के पास सरक गया। एक पैर खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइंग रूम का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे गया। नकाबपोश चाकू की नोक उसकी कनपटी पर रखे था। दूसरे हाथ से उसने उसकी साड़ी का आंचल खींच दिया। ब्लाउज में ज्यों ही उसने हाथ डाला कि एक चीख के साथ छित्ती ने छलांग लगाई। नकाबपोश घबरा गया। चाकू छित्ती की ओर फेंक कर वह खिड़की से बाहर कूद गया। छित्ती की कलाई पर घाव करके चाकू फर्श पर सो गया था। वह जल्दी से आंचल ओढ़ती हुई उसकी ओर आई। पल्लू के किनारे से साड़ी फाड़कर वह छित्ती की कलाई पर बांधने लगी। घाव गहरा नहीं था, पर पट्टी बांधने वाली की उंगलियां कांप रही थीं। आंखों से अनवरत आंसू गिर रहे थे। छित्ती, आज तुम नहीं होते तो। उसका गला रूंध गया था। छित्ती उसके नर्म भावुक हो गए चेहरे को गौर से देख रहा था। उसे याद आ रहा था उसकी एक बहन थी। नारी भक्षियों ने उसे इसी तरह खा डाला था और यह वही कलाई थी जिस पर पिछले 20 वर्षों से राखी नहीं बंधी थी।